नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक टॉपिक टेंस, जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। उन्हें समझ में ही नहीं आता कौन से सेंटेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म कहाँ यूज होगी, किस कारण से वो टेंस या वर्ब की फॉर्म चेंज हो सकती है या गलत हो सकती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेंस, जिसका मीनिंग होता है टाइम या समय, उसके 3 भाग होते हैं जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब है जो समय अभी चल रहा है, वर्तमान समय। पास्ट टेंस का मीनिंग है जो समय बीत चुका है, यानी वर्तमान में चल रहे समय से पहले, चाहे वो कुछ समय पहले का हो, कुछ घंटे पहले का, कुछ दिन पहले का, या कुछ महीने या साल पहले का हो, वो सारा पास्ट टेंस में यानी कि बीते हुए समय में काउंट होगा। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, आने वाला कल, भविष्य काल जिसको कहा जाता है, यानी कि अभी से बाद में, वो आने वाले 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद, 1 महीने बाद या 1 साल बाद, 10 साल बाद, कुछ भी समय हो सकता है। यानी जो समय आएगा उसको कहा जाता है फ्यूचर टेंस। तो एक बार आप इन तीनों टेंस के नाम अच्छे से पढ़ लें, उनको याद कर लें। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। देखो बच्चों, आपको ये याद रखना है, किसी सेंटेंस के अंदर टेंस ही वो भाग होता है जिससे ये पता चलता है कि वह वाक्य या उस सेंटेंस में किस समय में कोई एक्शन हो रहा है। कोई एक्शन पास्ट में हुआ था, या प्रेजेंट में हो रहा है, या फ्यूचर में होगा। ये सब उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और टेंस के अंदर हम वही वर्ब की फॉर्म सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो बच्चों, नाम सभी टेंस के मिलते जुलते ही होते हैं। यहाँ पे सब में दिया है प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। अब यहीं पे अगर आप पास्ट 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 या फ्यूचर फ्यूचर लगा दोगे तो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार आपको ये ध्यान देना है कि मुख्यतः टेंस के 3 भाग होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर तीनों टेंस के भी 4-4 सब भाग होते हैं जिनके नाम है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम केवल और केवल प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट भाग को अच्छे से समझने वाले हैं कि उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, किस प्रकार से उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है, और कहाँ पर उसका यूज़ होता है। टाइप ऑफ सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता है जिसको हिंदी में कर्ता बोला जाता है। वह व्यक्ति या वस्तु या कोई एनिमल हो सकता है जो किसी सेंटेंस में किसी काम को करने वाला है। तो वो 2 प्रकार का हो सकता है: सिंगुलर, यानी कि जो गिनती में सिंगल है, अकेला है। उसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं: ही, सी, इट, दिस, या कोई सिंगल नेम जैसे अजय या फिर विजय। यानी कि कुछ भी चीज़ है वो गिनती में एक है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगी। दूसरा है प्लूरल।
प्लूरल सब्जेक्ट वो होता है जो गिनती में 2 या 2 से ज़्यादा हैं। वो हो सकता है 2 व्यक्ति हैं, 5 मशीनें हैं, 10 एनिमल्स हैं, कुछ भी हो सकता है, बट ये ध्यान रखना है वो गिनती में 2 या 2 से ज़्यादा हैं। जैसे कि वी, दे, यू या डबल नेम। डबल नेम का मीनिंग है किन्हीं 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवरों के नाम। ज़रूरी नहीं वो केवल 2 के हों, हो सकता है 3, 4, 10 यानी कि किसी समूह के नाम हो सकते हैं। अब जब आप टेंस पढ़ोगे तो आपको ये बार बार ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके सब्जेक्ट के ऊपर कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। तो देखते हैं आगे। सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब की फॉर्म आ रही है वो अपने साथ में एस या ईएस लगाती है। यानी कि सब्जेक्ट में अगर ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम आता है तो उसके बाद आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने साथ एस या ईएस लेकर आएगी। जैसे कि यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला है ही राइट्स ए लेटर। ही जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, राइट्स यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है। दूसरे में आकाश विन्स द मैच। आकाश एक लड़का है यानी वो गिनती में अकेला है, इसीलिए उसके साथ विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में एस लगा हुआ है। दूसरा टाइप दे रखा है प्लूरल सब्जेक्ट, जहाँ पर आपका कर्ता प्लूरल है यानी गिनती में 2 या 2 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस नहीं आएंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझा रखा है, दे राइट ए लेटर। वे एक पत्र लिखते हैं। दे का मीनिंग होता है वे यानी कि गिनती में 1 से ज़्यादा हैं, इसीलिए राइट अकेला आया है, उसके साथ में कोई एस या ईएस नहीं लगा है। दूसरा एग्जाम्पल है आकाश एंड रजत विन द मैच। अब यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हो गए, एक लड़का है आकाश, दूसरा लड़का है रजत। वो गिनती में 2 हैं, इसीलिए उनके बाद जो वर्ब की फॉर्म आई है विन, उसमें किसी एस या ईएस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको याद करने के लिए एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मानो कोई छोटा बच्चा है जो गिनती में अकेला है, वो एक ही है, उसके पास कोई दूसरा बच्चा नहीं है, तो उसको खेलने के लिए किसी और व्यक्ति की ज़रूरत होती है या दूसरे बच्चे की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार यदि यहाँ पर सब्जेक्ट गिनती में 1 है तो वो अकेला कैसे खेलेगा? उसको खेलने के लिए चाहिए अपने साथ में कौन? एस या ईएस। आपको समझना है, यदि सिंगुलर गिनती में 1 सब्जेक्ट है तो वो अपने साथ वर्ब की फॉर्म जो आएगी उसमें एस या ईएस लगवाएगा, यानी उसे अपने साथ खेलने के लिए एस या ईएस की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं पर अगर गिनती में खेलने वाले बच्चे 2 हैं या 3 हैं, यानी कि कहने का मतलब है 1 से ज़्यादा हैं, तो उन्हें अपने साथ में एस या ईएस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो आपस में ही खेल लेंगे। इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। ये अंतर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है राइट्स, एस लगा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है राइट, यहाँ पे एस नहीं लगा है। इन दोनों में अंतर यही है कि इसका जो सब्जेक्ट है ही, वो गिनती में 1 है, और यहाँ पे जो लिखा है दे, वो गिनती में 2 या 2 से ज़्यादा हैं। दूसरे एग्जाम्पल में समझा रखा है विन्स, और यहाँ पे है विन,
यहाँ पर आकाश अकेला है इसीलिए उसने अपने साथ एस लगवाया। यहाँ पर खेलने वाले दो हैं, आकाश और रजत, इसीलिए उन्हें एस की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से इस बिंदु को समझ लें, क्योंकि ये आने वाली नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बहुत ध्यान रखना है। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले पॉइंट में दे रखा है सिंपल सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर बनेगी जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग भी हो सकता है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब ये एस या ईएस का प्रयोग कहाँ हो सकता है वो हमने पिछली स्लाइड में जाना है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, राम प्लेज फुटबॉल। राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो अपने साथ में एस लेकर आई है क्योंकि यहाँ पर राम गिनती में अकेला है। फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है। तो पहला एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्ले यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में एस लगा हुआ है क्योंकि राम सिंगुलर है, प्लस ऑब्जेक्ट, फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सेकंड एग्जाम्पल है राम एंड अजय प्ले फुटबॉल। यहाँ पर राम और अजय खेलने वाले दो हो गए, इसीलिए प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो अपने साथ एस या ईएस नहीं लेकर आई। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ध्यान देना, राम एंड अजय ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट बनाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है सी कैचेज ए फिश। सी ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसीलिए कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में ईएस लगा हुआ है। बाद में ए फिश जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है। फोर्थ एग्जाम्पल में है दे। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, कैच यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए फिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। चारों एग्जाम्पल आपको ध्यान से समझ लेने हैं और उनको इस फॉर्मूले के हिसाब से याद करना है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कहाँ पर एस या ईएस लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा, और उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ईएस का लगना डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर कि क्या सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यहीं पर बात आती है यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही वो वाक्य नेगेटिव हो यानी कि नकारात्मक हो, नहीं का प्रयोग होने वाला हो, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा। उसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर कहीं पे एस या ईएस नहीं लिखा क्योंकि एस या ईएस के स्थान पर यहाँ पर डू और डज आ गए हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और नकारात्मक बनाने के लिए, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। राम फुटबॉल नहीं खेलता। राम यहाँ पर ये जो है ये सब्जेक्ट है, डज नॉट यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्ले यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फुटबॉल यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आप ध्यान देना प्ले अकेला है, उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं है, जबकि यहाँ पर तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट था। यहाँ पर एस या ईएस इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में डज आ गया है, वो ईएस यहीं पे प्रयोग हो गया। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं।
राम एंड अजय डू नॉट प्ले फुटबॉल। राम एंड अजय ये दोनों मिलकर हमारे सब्जेक्ट बनते हैं। फिर आ गया डू नॉट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। प्ले हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर भी आपको दो अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। एक जगह लिखा है डज और एक जगह लिखा है डू। किसके साथ डज आएगा और किसके साथ डू आएगा? तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखो इन दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट को। जहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, गिनती में एक है, तो वहाँ पर प्रयोग होता है डज। और जहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, गिनती में दो या दो से ज़्यादा हैं, वहाँ पर प्रयोग होगा डू का। तीसरे एग्जाम्पल पे समझते हैं सी। अब फिर से देखो, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो अपने साथ लेकर आया डज। नेगेटिव बनाने के लिए प्रयोग किया नॉट कैच ए फिश। कैच यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए फिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। फोर्थ एग्जाम्पल है दे डू नॉट कैच ए फिश। दे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर भी डू का प्रयोग हो रहा है क्योंकि दे यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। कैच ए फिश, कैच यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए फिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो मुझे लगता है कि आपको नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही तीसरा स्ट्रक्चर, जो कि होता है पर्सनवाचक वाक्य में, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है फॉर्मूले में डू डज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं। सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप ध्यान दो इस निशान के ऊपर, ये पर्सनवाचक निशान, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। अब एग्जाम्पल से समझना, डज राम प्ले फुटबॉल। डज हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है, उसके बाद है राम, यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फुटबॉल और इंटेरोगेटिव साइन। नेक्स्ट है डू, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, राम एंड अजय ये हमारा सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। थर्ड में है डज सी कैच ए फिश, डू दे कैच ए फिश। आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा इस सेंटेंस से भी, तब जाकर वो वाक्य का स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव बनता है। तो आपने जाना कि किसी भी वाक्य के तीन टाइप हो सकते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीनों में हल्का हल्का डिफरेंस है, तीनों के फॉर्मूले में भी थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किन किन वाक्यों में, किन किन परिस्थितियों में यूज हो सकता है। यहीं से हमारे पर्सन बनते हैं, या वो फिल इन द ब्लैंक के हों या वो वर्ब की फॉर्म अलग से चेंज करने के हों, जहाँ पर हम एरर और करेक्शन करते हैं, एरर ढूंढते हैं और उसमें करेक्ट वर्ब की फॉर्म को हम भरते हैं। तो पहला जो यूज यहाँ पर दे रखा है वो है फॉर हैबिचुअल एक्शन, यानी कि जो कार्य करने की हमारी हैबिट है, यानी कि हर रोज़ उस काम को किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझा रखा है, माई ब्रदर गोज़ टू लाइब्रेरी एवरी इवनिंग। यहाँ पर आपको हिंट मिला है एवरी इवनिंग, हर शाम को, हर इवनिंग को ये काम होता है कि मेरा भाई
हर शाम को लाइब्रेरी जाता है। तो यहीं से आपने समझना है, जहाँ पे कोई हैबिट आ गई यानी कि उसकी हैबिट है हर रोज़ लाइब्रेरी जाने की। अगर कोई हैबिचुअल एक्शन है वहाँ पर यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का, जो कि इस सेंटेंस में लगा है गोज। गो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में ईएस का प्रयोग हुआ है। रीता रीड्स ए नोवेल एवरी डे। यहाँ पर फिर से आपको एक साइन मिल रहा है, एवरी डे, प्रतिदिन। रीता रीड्स ए नोवेल, रीता हर रोज़ एक नोवेल पढ़ती है। यहाँ पर भी आप देखेंगे रीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आया है, क्योंकि यहाँ पर रीता जो है हमारा सब्जेक्ट वो सिंगुलर है। थर्ड एग्जाम्पल है, रोहन ओफन अराइव्स लेट इन द क्लास। रोहन हर रोज या प्राय कक्षा में लेट आता है, यानी उसे भी आदत है कक्षा में लेट आने की। तो जो काम हैबिचुअल एक्शन में होते हैं उनमें आने वाली वर्ब की फॉर्म जो है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। दूसरा प्रयोग देखते हैं कहाँ पर हो सकता है, वो है फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि ऐसी सच्चाई जिसको बदला नहीं जा सकता, जो पूरे संसार पर लागू होती है। एग्जाम्पल द्वारा समझा रखा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। भाई ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से ही उगता है, इसको आप या मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। सेकंड एग्जाम्पल है, द अर्थ गोज अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको आप झुठला नहीं सकते। यहाँ पर आप दोनों सेंटेंस में अगर वर्ब की फॉर्म पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे आया है राइजेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, यहाँ पर आया है गोज फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। थर्ड यूज यहाँ पर दे रखा है, टू एक्सप्रेस हैबिट्स, कस्टम्स या एबिलिटी। हमारी आदतें, रीति रिवाज या अक्षमता को दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो सकता है। जैसे कि हिज ग्रैंडफादर स्मोक्स 5 सिगरेट्स ए डे। उसके ग्रैंडफादर एक दिन में 5 सिगरेट स्मोक करते हैं, उनको ये हैबिट है। यहाँ पर उनके ग्रैंडफादर की हैबिट को दर्शाया गया है कि वो पर डे 5 सिगरेट्स स्मोक करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दोगे स्मोक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में एस का प्रयोग हुआ है। सेकंड सेंटेंस में, वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। हम कार्तिक महीने में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे कस्टम को दिखा रहा है, हमारी रीति रिवाज को दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है सेलिब्रेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ में एस या ईएस नहीं लगा। थर्ड एग्जाम्पल में दिखा रखा है, राज स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज हिज मदर टंग। राज बोल सकता है इंग्लिश और उसके साथ साथ में अपनी मातृभाषा को भी। राज की एबिलिटी को दर्शाया गया है कि राज के अंदर वो अक्षमता है कि वो 2 भाषाएं बोल सकता है। राज यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा हुआ है। नेक्स्ट यूज दे रखा है, टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर टाइम, कि फ्यूचर टाइम में आने वाले बिल्कुल नज़दीकी समय में आपने कोई फिक्स प्लान बना रखा है कि आपको ये काम करना ही है। जैसे कि देयर एग्ज़ाम स्टार्ट्स ऑन ट्यूसडे, उनके एग्ज़ाम ट्यूसडे को शुरू होंगे।
आने वाले ट्यूसडे का प्लान फिक्स हो गया है कि उस दिन उनका एग्ज़ाम है। सेकंड एग्जाम्पल है, द फर्स्ट ट्रेन लीव्स फॉर मुंबई एट 4 AM। पहली ट्रेन जो मुंबई जाएगी वो 4 बजे जाएगी, यानी अभी चाहे शाम का समय है या रात का समय है, लेकिन ट्रेन का टाइम आने वाले नियर बाई फ्यूचर में ट्रेन का टाइम फिक्स है कि वो 4 बजे मुंबई के लिए निकल जाएगी। यहाँ पर आप ध्यान दो, दोनों में स्टार्ट्स, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा है। फर्स्ट ट्रेन काउंटिंग में एक ही ट्रेन है, इसीलिए लीव्स, लीव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल थे किसी फिक्स्ड प्लानिंग के जो आने वाले टाइम में होना है। लास्ट है, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू एक्सप्रेस ए क्विक एक्शन बीइंग डन एट द मोमेंट। अभी अभी, इसी पल में कोई बहुत तेज एक्शन अभी अभी हुआ है, उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे कि सहवाग हिट्स द बॉल फॉर ए 6। सहवाग ने बॉल को 6 रन के लिए मारा। तो आप देखो, हिट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगा है। सेम सेकंड एग्जाम्पल है, रोनाल्डो हिट्स इट इनटू द गोल। रोनाल्डो ने इसे गोल में मार दिया या गोल कर दिया। ये बिल्कुल अभी अभी होने वाले, जैसे लाइव कमेंट्री में बताया जाता है कि अभी इस बॉल पे ये हुआ, इस मोमेंट पे ये हुआ, तो लाइव कमेंट्री में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे प्रेजेंट टेंस और 3 टाइप के उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीनों भाग के स्ट्रक्चर, उनके फॉर्मूले विद एग्जाम्पल, और किन किन परिस्थितियों में, कंडीशंस में किस प्रकार से सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपने इस वीडियो में सीखा। अगली वीडियो में लेकर आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।